नमस्कार दोस्तों। हम सोल्व कर रहे थे चंडीगढ़ पीजीटी मैथ्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो कि 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 58 तक कर चुके हैं। 2 वीडियो मैं इसकी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है इफ लेट S1 and S2 be two fixed point and P be a free point in a Cartesian plane such that distance of this P point from S1 is equal to P of S2 plus K, that is, अच्छा इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं P of S1 minus P of S2 is equal to K। इसका मतलब क्या हुआ कि इस P पॉइंट की दूरी अगर हम दोनों पॉइंट से निकालते हैं और P कोई फ्री पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, दोनों पॉइंट से हम इसकी दूरी निकालते हैं तो इन दोनों की दूरी का जो डिफरेंस है वो K रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। अच्छा, ये तो कंडीशन हाइपरबोला की होती है कि ये दूरी का डिस्टेंस क्या रहे, सेम रहे, तो ये कंडीशन तो हाइपरबोला की होती है। अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो हम कहते कि वो कंडीशन किसकी है, एलिप्स की। तो हमारे पास बताना क्या है कि लोकस ऑफ अ पॉइंट P इज हाइपरबोला, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी हाइपरबोला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 0 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अच्छा, अगर कोई प्लेन किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने बनाया ये एक प्लेन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये कोई लाइन है हमारे पास जो गिवन लाइन है L। अच्छा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेन का नॉर्मल है और जो गिवन लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है, तो दोनों लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, सेम होंगे। अब जो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो वो क्या है, एल एम एन दे रखे हैं, तो इस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशो भी क्या हो जाएंगे, एल एम एन हो जाएंगे। तो हमें डायरेक्शन रेशो तो मिल गए और पासिंग पॉइंट क्या है, 0,0,0। अच्छा, अब प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे पास डायरेक्शन रेशो भी है और पासिंग पॉइंट भी है, ये इसके डायरेक्शन रेशो होंगे और पासिंग पॉइंट ये होंगे। इसको मैं x1 x2 x3 मान लेता हूँ। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, l इंटू एक्स माइनस x1 प्लस m इंटू वाई माइनस y1 की जगह यहाँ पे x2 लिखा हुआ हमने, प्लस n इंटू जेड माइनस x3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इनकी वैल्यू रख दो, l इंटू एक्स माइनस 0 प्लस m इंटू ये पासिंग पॉइंट ही तो था हमारा x1 x2 x3, तो y माइनस 0 प्लस जेड इंटू सॉरी n इंटू जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। let x be a discrete random variable with the density function f of x is equal to c into x raised to power e raised to power minus x। अच्छा, जब भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल ये डेंसिटी फंक्शन दे रखा हो तो हमें एक चीज तो पता है कि जैसे मान लिया हमारे पास कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो x की वैल्यू क्या है, x1 है, x2 है, x3 है और इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है p1 p2 p3। अच्छा, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 के इक्वल, p1 प्लस p2 प्लस p3 सब की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल रख देते हैं। अच्छा, डेंसिटी फंक्शन क्या दे रखा है, डेंसिटी फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू c e रेज्ड टू पावर माइनस एक्स, वेयर x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, c इंटू ई रेज्ड टू पावर x की वैल्यू रखो -1 प्लस ई रेज्ड टू पावर -2 प्लस ई रेज्ड टू पावर -3, हमने c कॉमन ले लिया पहले, एंड सो ऑन विच इज इक्वल टू 1। तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या रख दिया, 1 के इक्वल। अच्छा, ये तो यहाँ पे हमें जीपी बनती नजर आ रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक ही जगह क्या है, माइनस ई रेज्ड टू पावर -1 और कॉमन रेशो क्या है, ई रेज्ड टू पावर -1।
तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर, तो इसमें रख देते हैं सी। तो ऐसे कैसा, ए की वैल्यू क्या, ई रेज़्ड टू पावर -1, 1 माइनस आर की वैल्यू यही है, इज इक्वल टू 1। हमें तो निकालनी क्या है, सी की वैल्यू निकालनी है। देन वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इस तरफ भेज दो, 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर -1 अपॉन ई रेज़्ड टू पावर -1, दोनों को अलग अलग कर दो नीचे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई रेज़्ड टू पावर -1 माइनस 1। अच्छा, ई रेज़्ड टू पावर -1 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर ले जाके क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू ई माइनस 1। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ई -1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन इसमें क्वेश्चन पूछा गया था सी की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ सी दैट मेक्स एफ ऑफ एक्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। हमने वही काम किया और वहां से हमने सी की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोला, इफ 80% ऑफ ऑल लेजर प्रिंटर्स यूज्ड ऑन लैपटॉप ऑपरेटर्स वेल एट अ टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, तो मतलब ये सक्सेस रेट दे रखा है। अच्छा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, पी और क्या यूज करते हैं जिसमें हम, अच्छा सक्सेस रेट क्या है, 80%। 80% का मतलब है 80 अपॉन 100, दैट इज कैंसिल करके 4 अपॉन 5। तो यहाँ से क्या की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस पी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 5, दैट इज 1/5। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रेस्ट रिक्वायर सम एडजस्टमेंट, बाकी बच्चों को कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। अच्छा, अ वेंडर सेल्स 5 प्रिंटर्स ड्यूरिंग अ गिवन मंथ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल प्रिंटर कितने हैं 5, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 5। आगे पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द प्रिंटर ऑपरेट्स करेक्टली अपॉन इंस्टॉलेशन इज, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम प्रिंटर, हमारे पास 2 प्रिंटर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 प्रिंटर हमारे पास चले, 2 भी चल सकते हैं 3 भी चल सकते हैं, तो हम x की वैल्यू क्या लेते जाएंगे, 2, 2 से बड़ी 3, 4, 5, 5 तक लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इनमें भी प्रोबेबिलिटी, सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, जैसे हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लेते हैं, एक भी ना चले, जब एक चल जाए प्रिंटर x इज इक्वल टू 1, प्लस जब 2 प्रिंटर चल जाए, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी का सम, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से बड़ी, तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, इन दोनों क्वांटिटी को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये निकालते कैसे हैं, ये फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो इसमें अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। 1 तो ऐसे कैसा, अब r की जगह क्या है 0, तो इसमें r की जगह 0 रखो, n की जगह क्या रखना है 5, 5c0 p रेज टू पावर 0 इंटू क्यू रेज टू पावर 5 माइनस 0, दैट इज 5 माइनस, अब r की जगह क्या रखना है 1, तो 5c1 p रेज टू पावर 1 इंटू क्यू रेज टू पावर 5 माइनस 1, दैट इज 4। अच्छा, इसको सोल्व कर लेते हैं, p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू अभी निकाली थी 4/5 थी, और क्या की वैल्यू कितनी थी 1/5, तो हमने क्या किया, 5 से 0 कितना था 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू p की वैल्यू, अच्छा p की वैल्यू रखेंगे तो 4/5 इसकी पावर 0 इंटू क्या की वैल्यू कितनी है 1/5 रेज टू पावर 5 माइनस 5c1 दैट इज 5 होता है, तो उससे डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं, तो 5 आ जाएगा इंटू p की वैल्यू कितनी है 4/5 और क्या की वैल्यू कितनी है 1/5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। 1 ऐसे कैसे, इसको कैंसिल किया तो ये भी 1 बचेगा, ये और 4/5 की पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो बचा क्या -1/5 रेज टू पावर 5 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे 5 की पावर कितने 4, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 रेज टू पावर 5। अच्छा, पॉइंटों में हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब पॉइंटों में देखो सारे के सारे ये दे रखे हैं ऑप्शंस,
तो सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करना बहुत आसान है, वैसे देखने में लग रहा है कि हमें 5 की पावर निकालनी पड़ेगी, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो एक बार इसमें क्या करते हैं हम, अच्छा बेस से में तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, -1 यहाँ पे -20, तो -21/5 हो गया। हम एक काम करते हैं, इसको 10 की पावर में बना लेते हैं। 10 की पावर के लिए हमें 2/5 चाहिए, तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 10/5 इम्प्लाइज ये एलसीएम लेते हैं अब 10/5 -21 इंटू, अच्छा 2/5 की वैल्यू कितनी होती है 32 अपॉन ये 2 इंटू 5 करेंगे 10, 10/5 नीचे हमारा बच जाएगा। आगे देखो अब 21 की और 32 की अब मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 32 इंटू 21, देखो कितना आएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा 64, दैट इज 672 आ जाएगा। तो 10/5 में से हमें 672 को घटाना है, फिर उसको 10/5 से डिवाइड करना है। घटा देते हैं, घटाना भी सिंपल सा हो गया। अब तो 1 2 3 4 5 672 घटाना है, घटा दो। अच्छा ये 0 0 इनमें से तो नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पे 9 9 9 9 हो गए, तो ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8 बचा, ये हो जाएगा 0। 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 9 में से 6 घटाएंगे 3, अच्छा ये बाकी 2 बचे हुए 9 ऐसे कैसे, ठीक है। अच्छा इसको कितने से डिवाइड करना है 10⁵ से, तो मतलब 5 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं, तो 9 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.99328। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में है भी है या नहीं है। नन ऑफ दीज भी था इसमें ऑप्शन, तो हाँ 0.99328, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n एंड p इज, अच्छा ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, mxt किसके इक्वल होता है q प्लस p इंटू ई रेज पर टी और पूरे की पावर n। अच्छा ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है ना, लेकिन हमें पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस पी होती है ना। तो क्यू की वैल्यू रख देते हैं इसमें, अभी ऊपर भी किया था हमने यही सेम, 1 माइनस पी प्लस पी इंटू ई रेज पावर टी रेज पावर एन। तो अब तुम देखिए ऑप्शन में तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, लेट ex बी a Poisson random variable with mean parameter k इक्वल टू 10, मीन पैरामीटर है। अच्छा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा रेज टू पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ये होता है। और लैम्डा क्या है, मीन पैरामीटर है, यहाँ पे मीन पैरामीटर मतलब मीन है ये तो इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या हो जाएगा लैम्डा के इक्वल, लेकिन मीन पैरामीटर उसने के दे रखा है, के की जगह के की वैल्यू कितनी है 10, तो इसका मीन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें वेरिएंस क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये भी लैम्डा होता है, मतलब मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, तो वेरिएंस भी कितना आ जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, let x comma y belongs to R such that x is less than y, then which of the following statement is false। कहते हैं कि दो रियल नंबर है x comma y belongs to R, और इसमें से आगे कंडीशन दी कि x छोटा है y से। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट R बिलोंग्स टू क्यू, मतलब कोई रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो x और y के बीच में होगा, बिल्कुल होगा, दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी ठीक है। उसने कौन सी क्या पूछा, उसने पूछा कि फॉल्स कौन सी है, कौन सी गलत है। आगे देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट x लेस देन n लेस देन y, मतलब x और y के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। अगर हम x की वैल्यू ये ले लेते हैं 0.1 और
y की वैल्यू लेते हैं 0.2, तो रियल नंबर तो है और 0.1 0.2 से छोटा भी है, इनके बीच में नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसकी, फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। आगे तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट दे रखी है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, एंड क्यू स्टेटमेंट है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नॉट। अच्छा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, उल्टा नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली कौन सी स्टेटमेंट है, पी, तो पी इंप्लाइज क्यू। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें से यही पूछा है कि पी इंप्लाइज क्यू, या फिर दोनों इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली इफ तो नहीं है। कॉन्टिन्यूटी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो जरूरी थोड़ी डिफरेंशिएबल होगा। हमारे पास एग्जांपल भी है मोड एक्स का, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और तीसरे ऑप्शन में क्या बोला कि क्यू इंप्लाइज पी, मतलब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को इंप्लाई करते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। लेट x एंड y बी टू इरेशनल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो इरेशनल नंबर है। अच्छा, कहते हैं कि दोनों का सम रेशनल होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। √2 प्लस √3 ले लेते हैं, सम तो रेशनल नहीं आया, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। स्टेटमेंट क्या पूछी, कौन सा ट्रू है। दोनों का सम क्या होगा, इरेशनल होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। एक नंबर मैंने -√2 ले लिया, एक नंबर √2 ले लिया, दोनों इरेशनल है, लेकिन दोनों को जोड़ के तो 0 आया, मतलब रेशनल नंबर आया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। अच्छा, दोनों की प्रोडक्ट क्या है, रेशनल आएगी, ऐसे जरूरी थोड़ी है। √2 और √3 लिया मैंने, तो दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई, √6, जो कि इरेशनल है। इसने क्या बोला, रेशनल है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट कैसी हैं, गलत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। which which set among the following has different cardinality than other three। अच्छा, एक चीज बताओ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है। हम अलिफ नॉट लिखते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल है, क्या वो भी काउंटेबल है, जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल है। ये काउंटेबल कैसे पता चला कि कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो ये सेट भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी काउंटेबल है। आर कैसा है, अनकाउंटेबल, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि तीन जो सेट की कार्डिनलिटी सेम है, चौथे की बताओ, वो ऐसा बताओ इसमें कौन सा अलग है जिसकी कार्डिनलिटी 3 से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। इफ सेट if a set and its proper subset have same number of elements, then which of the following is true। कहता है कि सेट में, अगर मान लिया सेट में n एलिमेंट है, कोई सेट n है, कोई सेट A है, उसमें n या फिर m एलिमेंट है, और उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 raised to power m। अब कहता है कि a set and its proper subset have same number of elements, then which of the following statement is true। तो 2 raised to power m इज इक्वल टू m हो जाए। ऐसा कब हो सकता है, जब, क्या ऐसा सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं, बिल्कुल करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करता है, जब हम ऐसा सेट ले लें। अच्छा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट पढ़े हैं तुमने, जैसे अभी हमने आर चेक किया था, आर की कार्डिनलिटी क्या थी, कंटीनम बोलते हैं। ये अनकाउंटेबल सेट है और इसकी कार्डिनलिटी को हम सी से ऐसे डिनोट करते हैं, कंटीनम। और जो नेचुरल नंबर का सेट है उसकी कार्डिनलिटी को हम अलिफ नोट से इस तरीके से डिनोट करते हैं। अच्छा, 2 रेज टू पावर सी भी हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल आ जाएगा, ये भी कंटीनम होगा। ठीक है, 2 रेज टू पावर अलिफ नोट भी क्या होगा, कंटीनम। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है, 2 रेज टू पावर सी भी क्या हो जाएगा, कंटीनम हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास सेट क्या हो, इनफाइनाइट हो जाए, तब ऐसा करना पॉसिबल है, तब ऐसा करना पॉसिबल है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अच्छा, क्या एम्प्टी सेट के लिए होगा, नहीं, पावर सेट में एक एलिमेंट आएगा, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। फॉर n बिलोंग्स टू n द सम ऑफ दिस, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं n तक, टू n तक,
सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स 2n तक, 2 प्लस 4 प्लस अप टू 2n तक है। टर्म्स कितनी है, ये n टर्म्स है। एपी वाला फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाओ, n टर्म्स की सम का क्या हो जाएगा, n/2 होता है, n/2 फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, 2 प्लस 2n, मतलब a प्लस l होता है ना फार्मूले में, तो हमने ये लिख दिया n/2, हमने 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो बचा क्या, 1 प्लस n बचा, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसने क्या पूछा ऑप्शन में, चेक करो, ओड फॉर ऑल नंबर, ऐसा थोड़ी होगा, इवन नंबर का सम करने तो इवन ही आएगा, तो ये तो हमें चेक करने की, लिखने की जरूरत नहीं, तो ऑप्शन बी वैसे ठीक हो गया, ओड इवन पूछा था उसने, ठीक है, इवन नंबर का सम करेंगे तो इवन ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन 3 रेज़ टू पावर n, n की वैल्यू 1 ले लो, ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन से करते हैं इन क्वेश्चनों को, 1 ग्रेटर देन 3 नहीं पॉसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। अच्छा, इसमें n की जगह 1 रखो, ln 1 क्या हो जाएगा 0, ग्रेटर देन e रेज़ टू पावर -1 दैट इज 1/e, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, ये भी गलत हो गया। अच्छा, इसको चेक करो, ln 1 दैट इज 0 लेस देन e, ये तो ठीक है स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें देखो n की जगह 1 रखे, 1 लेस देन 2 रेज़ टू पावर 1 दैट इज 2, ये भी ठीक है। इसमें 2 रखते हैं हम, 2 रेज़ टू पावर 2 इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर 2, क्या ऐसा होता है क्या, 2 की पावर 2 मतलब 4 लेस देन 4, नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन कौन सा बचेगा हमारे पास, ऑप्शन सी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा ये तो वैसे, फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n नेचुरल नंबर है, देन सम ऑफ दिस के रेज़ टू पावर 4 k फ्रॉम 1 टू n इज, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1, ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो या फिर हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 लेके देखो, n की वैल्यू सॉरी हाँ n की वैल्यू 1 लेके देखो, n की वैल्यू 2 लेके देखो, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन सी ही सेटिस्फाई करेगा इसको। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला भी है, याद भी रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन, इसका सम निकालना है, ऑप्शन से कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो हमारे पास ये टर्म क्या बनेगी, n की जगह 1 रखा, 1 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0 बनेगी। अच्छा, ऑप्शन में चेक करके देखो, यहाँ पे तो माइनस का निशान है ही नहीं कहीं पे, 1 माइनस 1 होगा तभी 0 बनेगा, यहाँ ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, n इक्वल टू 1 के लिए 0 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये क्वांटिटी 0 बन सकती है। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 रख के, 2 रखो एक बार, इसमें 2 रखने के बाद क्या आएगा हमारे पास, कहाँ तक करना है, 1 इंटू 2 तक, n की जगह 2 रखना है, तो n की जगह 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 1 इंटू 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे करके देखो, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 अपॉन 3, 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 8, 8 माइनस 2 करेंगे 6, 6 अपॉन 3 दैट इज 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 74 भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन से सोल्व करके देखोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से सोल्व करेंगे इसमें, अगर अच्छा एक काम करो, -1/2 को तो ऐसे कैसे लिखो, अब इस सम को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 -1/3, सोल्व करोगे तो यही आ जाएगा। आगे क्या लिख सकते हैं, 1/3 -1/4, इस तरीके से अगर लिखते जाएंगे तो लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अच्छा, ये तो सारी टर्म कैंसिल होगी, -1/2 से 1/2, -1/3 से 1/3, तो ये सारी कैंसिल हो तो जाएंगी, तो लास्ट टर्म बचेगी -1/n प्लस 1, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे इसको ऐसे करके नहीं देखना, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, n इक्वल टू 1 लेके देख लिया, 2 लेके देख लिया, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, बाय सेलिंग 40 फाउंटेन पेन्स आ शॉपकीपर लॉस्ट द अमाउंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स। अच्छा, बेचे कितने हैं पेन उसने, 40, बेचे कितने हैं, 40। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x, एक पेन का x है,
तो 12 पेन का कितना हो जाएगा 12x, और ये तो लॉस हुआ है उसको, लॉस कितना हुआ कि जितना 12 पेन का कॉस्ट प्राइस था, तो ये तो उसका लॉस हो गया। ठीक है, ये 1 पेन का था, तो 40 पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा। तो हमारे पास एसपी क्या आएगा, चीज उसकी 40x की आई थी, बेच दी उसने 12x के लॉस पे, तो मतलब 28x का उसको लॉस हुआ। हमें निकालना क्या है, इज लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालनी है इसकी। लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, लॉस देखो कितना हुआ उसको, लॉस हुआ उसको 12x, लॉस किस पे हुआ कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कितना आ जाएगा 40x इंटू 100। ये तो कैंसिल कर दिया, x से x, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 दिए 12, तो उसको कितना लॉस हुआ 30% का लॉस हुआ। ओके, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 76, कुशल बाइज अ बुक कॉस्टिंग 700, if the rate of sale tax is 7%, then total amount payable by him। कहते हैं कि एक बुक है जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, जो कॉस्ट प्राइस कितना है 700 रुपए, अगर उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है 7%, तो उसको कितने की पड़ेगी, 7% निकाल लेते हैं इसका, तो कैंसिल करके कितना आ गया 49। अच्छा 700 रुपए की तो बुक थी, उस पर 49 रुपए टैक्स देना है, तो टोटल कितने की पड़ेगी 749 रुपए की। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 77, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 50%, कोई नंबर है पहले तो इंक्रीज कर दिया उसको, मान लिया 100 था, उसको 50% से इंक्रीज कर दिया, तो वो नंबर कितना हो गया 150। अब क्या किया, देन अ नंबर डिक्रीज बाय 50%, अब क्या किया इस नंबर को 50% से डिक्रीज कर दिया, इसका आधा कितना हो जाएगा 50% कितना हो जाएगा 75। ओवरऑल बताओ कितना कम हुआ या फिर कितना बढ़ा, पहले 100 था, ओवरऑल कितना हो गया 75, मतलब कमी आई है, कमी कितनी आई है वो निकालना है अब हमें, कमी कितनी आई है हमें वो परसेंटेज है निकालनी है, कमी कितनी है 25 की, कितने पे आई 100 पे, इंटू में 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 लगाया, तो ये कितना हो गया 25%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।